हेलो एवरीवन। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी 2026 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है उसके सिलेबस में जो एक टॉपिक मेंशन किया गया है इतिहास यानी हिस्ट्री के बारे में। तो उसमें जो प्राचीन इतिहास है उसमें जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है बेसिकली वो ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी पी वाई क्यूज़ में अभी तक जितने भी सवाल पूछ रखा है अलग अलग एग्ज़ाम में उसी को हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ सॉल्व कर रहे हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो यही रीज़न है कि इसको बहुत डिटेल्ड तरीके से मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ ताकि अगर कोई भी एग्ज़ाम आपका रिपीट हो तो वो मतलब कोई भी सवाल आपका अगर एग्ज़ाम में रिपीट हो तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसी सीरीज़ में जो आज का ये लेक्चर होने वाला है ये आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ये आज का जो चौथा लेक्चर है ये बेसिकली। और इस लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ मैं यानी जिनके सवाल पीवाईक्यूज़ में आए हुए हैं उनको अगर कवर करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। ओके, मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य के जितने भी सवाल आए हुए हैं अभी तक उसी को एक एक करके बहुत डिटेल तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग जितने भी लेक्चर अभी इसके पिछले मैं 3 लेक्चर को कवर कर रखा हूँ अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा और देख के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मतलब लेक्चर में क्या क्वालिटी इम्प्रूव करना है या कुछ भी किसी भी तरीके का अगर सुझाव आपको देना है तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के आज के इस लेक्चर के पहले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है। ओके, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ है। ओके, सवाल तो पूछा है लेकिन सवाल में 2-3 और सवाल हैं और उसके आंसर भी है। पहले उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछे कि गिरनार शिलालेख किसका है, कौन सा शिलालेख, गिरनार शिलालेख, आपसे सवाल पूछता है कि ये शिलालेख किसके शासनकाल में बनाया गया है या कौन बनवाया, कौन रूलर रहा है, तो ऐसे सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो सवाल में एक शिलालेख दिया है गिरनार शिलालेख। इसी गिरनार को बोलते हैं जूनागढ़ शिलालेख भी। ओके, क्या बोलते हैं, जूनागढ़ शिलालेख। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। तो अगर सवाल कभी आपसे ये पूछे कि गिरनार शिलालेख यानी जूनागढ़ शिलालेख अगर ये किसका शिलालेख है तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का। रुद्रदामन जो है एक राजा था, उसने रुद्रदामन जो है एक राजा था, उसने कुछ शिलालेखों का निर्माण करवाया था। उसी में से उसका एक शिलालेख है आपका गिरनार या जूनागढ़ शिलालेख। ये है कहाँ पे, तो गिरनार अगर आप देखेंगे या जूनागढ़ ये गुजरात राज्य में पड़ता है। ओके, तो पहला पॉइंट तो आप यही जान लीजिए जो कि सवाल में ऑलरेडी दे रखा है। तो गिरनार में क्या है, बेसिकली देखा जाए इस शिलालेख में एक बात कही गई है। ये बात ये कही गई है कि रुद्रदामन ने इस शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख किया है। अब सुदर्शन झील कहाँ होगा जब ये गिरनार शिलालेख अगर आप देखेंगे, बेसिकली शिलालेख होता क्या है, शिला का मतलब होता है पत्थर, लेख का मतलब होता है लिखावट। यानी पहले के ज़माने में जो राजा हैं वो जीतते थे या कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था उस उपलक्ष्य में कुछ अच्छा करते थे तो वो लोग उन चीज़ों को एक शिलालेख के फॉर्म में लिख करके कहीं स्थापित करवा देते थे, जैसे कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है या जनता है उसको जाने कि ये किसने ये कार्य कराया है। जैसे आज के समय में कोई बिल्डिंग या कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करा के अगर देखा जाए उसको इनाग्रेट किया जाता है, उसकी शुरुआत कराई जाती है, तो वहाँ पे उस चीज़ में अगर देखा जाए तो एक ब्लैक बोर्ड लगा दिया जाता है, उसमें कुछ चीज़ों को लिखा जाता है उसकी अच्छाइयों के बारे में, और उसके नीचे आप देखेंगे तो जो अधिकारी होते हैं या जो नेतागण होते हैं उनके नामों को भी लिखा जाता है। ठीक उसी तरीके से पहले के ज़माने में जो होता था वो शिलालेख होता था, क्योंकि उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस समय नहीं उत्पन्न हो पाई थी। तो बेसिकली शिलालेख को हम ये देख के ये जान पाते हैं या उनमें जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको देख के ये पढ़ पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उनके बारे में समझ पाते हैं कि ये आखिर इस चीज़ किसने बनवाया है, किस चीज़ के बारे में बनवाया है, क्या उपलक्ष्य था उस समय। तो वो सब चीज़ें जो है उसी के उपलक्ष्य में देखी जाती हैं। ओके, तो उसी चीज़ में अगर देखा जाए तो रुद्रदामन साहब जो थे वो जूनागढ़ या गिरनार जो शिलालेख है उसमें एक बात कही थी कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया है। तो सवाल आपसे जो पूछा है कि ये सुदर्शन झील जो है, कौन सा झील, सुदर्शन झील, इसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था। पहला ऑप्शन कह रहा है दशरथ मौर्य,
ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कह रहा है बिंदुसार, या ऑप्शन डी कह रहा है अशोक। ओके, तो बेसिकली जितने चारों ऑप्शन दे रखे हैं चारों क्या हैं, ये मौर्य शासक थे। ओके, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। तो बात जो हो रही है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ या गिरनार शिलालेख के अनुसार अगर देखा जाए तो इस सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया गया था वो किसने कराया था, तो वो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य साहब के शासनकाल में ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। ये बात कहाँ पे लिखी हुई मिली है, इसका उल्लेख कहाँ पे है, तो गिरनार शिलालेख या जूनागढ़ शिलालेख में है। और इस शिलालेख का निर्माण किसने कराया था, तो रुद्रदामन ने किया था। यहाँ पे आपको इतने सवाल मिल चुके हैं। ओके, इतने आइडेंटिफाई कर पाते हैं अगर आप एक सवाल कर रहे हैं तो। अब सवाल आता है कि इस झील में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर अगर देखा जाए तो उस समय जो सौराष्ट्र यानी जो कि गुजरात में है, सौराष्ट्र प्रांत के एक राज्यपाल थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान सौराष्ट्र यानी जो गुजरात में है इस प्रांत का एक राज्यपाल थे हुआ करते थे, उनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य साहब। इन्होंने ही इस चीज़ का निर्माण करवाया था, यानी सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। आगे चल करके बहुत बाद में अगर देखा जाए तो बाद में देखा जाए तो अशोक हो गए, रुद्रदामन हो गए या स्कंदगुप्त हो गए, ये सब लोग ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, यानी इसमें कुछ भी डैमेजेस या पुरानी हो गई थी तो इनको बार बार इनको बनवाने का काम किया था, किसका, सुदर्शन झील का। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला सवाल कह रहा है कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में, वही बात फिर से आ रही है कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को, यहाँ पे अधिकारी की बात कर रहा है। पिछले वाले में आपसे पूछा था किस मौर्य शासक के शासन काल में हुआ था, वही सवाल है। अगर आप उस सवाल को डिटेल में एनालाइज किए होते, पढ़े होते, तो इस सवाल को करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि PYQs को अगर आप बना रहे हैं या PYQs को आप समझ के सॉल्व कर रहे हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में जितने भी सवाल होंगे ज़्यादातर आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा ना कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। ओके, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल होंगे ना अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस, मैं डायरेक्टली ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे सवाल आने वाले हैं, बट मोर और लेस होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो सवाल होते हैं आपके रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड थीम पे होते हैं। अगर वो सवाल रिपीट नहीं हो रहा है तो वो थीम पे रिलेटेड होता है। जैसे कि ये सवाल अगर देखिए तो पिछले सवाल का जस्ट थीम पे रिलेटेड है। ओके, और ये मोर और लेस देखा जाए तो डायरेक्टली वही सवाल है। तो सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया कुछ पिछले सवाल में कि जो गिरनार शिलालेख में रुद्रदामन का है वो, उसमें सुदर्शन झील का जो निर्माण का श्रेय कराया गया था वो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसको बनवाया गया था, उसकी स्थापना की थी। और उनके आदेश पर, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के ही आदेश पर सौराष्ट्र प्रांत के जो राज्यपाल साहब थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त, क्या नाम था, पुष्यगुप्त वैश्य साहब ने ही इसका निर्माण कराया था। ये क्या है, अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे क्योंकि ये सौराष्ट्र प्रांत के आप कह लीजिए कि राज्यपाल थे। ओके, तो हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है पुष्यगुप्त, ऑप्शन बी कह रहा है भद्रबाहु, ऑप्शन सी कह रहा है तुषास्पा, ऑप्शन डी कह रहा है चाणक्य। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अधिकारी कौन से थे, पुष्यगुप्त साहब थे, यानी ये सौराष्ट्र के क्या थे, तो सौराष्ट्र के राज्यपाल थे। सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल थे। सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल थे कौन, पुष्यगुप्त वैश्य। इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ओके, मौर्य वंश की संस्थापक की बात किया जाए तो मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य साहब थे। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अपने सलाहकार आचार्य जो चाणक्य साहब थे जिनका दूसरा नाम था कौटिल्य या विष्णुगुप्त, उनकी सहायता से जो नंद वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था धनानंद। ओके, धनानंद की हत्या करके या इसे पराजित करके
मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की नींव रखी थी। किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अपने जो आप कह लीजिए इनके जो सलाहकार थे उस समय, इनके जो एडवाइजर थे, जिनको हम लोग बहुत ही फेमस तरीके से जानते हैं, जिनका नाम है चाणक्य। चाणक्य का जो और भी नाम है, वो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसी चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य साहब जो है वो आप कह लीजिए कि नंद वंश के जो अंतिम शासक थे, जिनका नाम था धनानंद, इनको पराजित कर करके मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की नींव रखी थी। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है जिसका इतिहास 300 ईसा पूर्व है। ओके, यानी ये मौर्य साम्राज्य में स्थापित किया गया होगा। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है, वापस रिपीट करता हूँ मैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है जिसका इतिहास 300 ईसा पूर्व पुराना है। सॉरी, पहला ऑप्शन कह रहा है कि राजस्थान में भरतपुर झील, ऑप्शन बी कह रहा है गुजरात में सुदर्शन झील, ऑप्शन सी कह रहा है महाराष्ट्र में लोनार झील, ऑप्शन डी कह रहा है कश्मीर में डल झील, ऑप्शन ई कह रहा है कोई झील नहीं। ओके, कोई नहीं ऑप्शन। ओके, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सवाल यही है कि 300 ईसा पूर्व इन चारों में अगर देखा जाए तो एक ही है जो कि अभी थीम पे एग्ज़ाम सवाल चला आ रहा है, तो वो आपका हो जाएगा गुजरात का जो सुदर्शन झील है। वो भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित, यानी आर्टिफिशियली इसको मानव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण करवाया था, और इसीलिए ये क्या है कि भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है इसको। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि गुजरात में जो सुदर्शन झील है वही मानव निर्मित झील है और भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील को इसको माना जाता है, और इसका इतिहास अगर देखा जाए तो 300 ईसा पूर्व पुराना है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में राजा अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ओके, सवाल कह रहा है कि जब अशोक शासन कर रहे थे तो उनके जो शिलालेख उन्होंने बनवाया था उस समय, तो मौर्य साम्राज्य में अगर देखा जाए तो एक राजधानी थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र, इसके अलावा 4 और प्रांतीय केंद्र थे, यानी टोटल मिला के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र उस समय थे। ओके, तो सवाल पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी और इंद्रप्रस्थ में उन प्रांतीय केंद्रों में से कौन सा नहीं है। ओके, तो पहले ये देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य के जो 5 प्रांत थे विभाजित किए गए थे वो कौन कौन से थे। ओके, एक मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि मौर्य साम्राज्य के जो प्रांत थे, क्या थे प्रांत, और उनकी राजधानी कौन कौन सी थी। ओके, राजधानी अगर आपको इतना पता रहेगा तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट क्या होने वाला है, लिस्ट ये होने वाला है कि मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में उस समय विभाजित था जो कि निम्नवत है। ओके, तो पहला आपका अगर देखा जाए तो उत्तरापथ होगा। उत्तरापथ क्या था? प्रांत। उत्तरापथ ये प्रांत था, इसकी राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी? तक्षशिला। तक्षशिला जो है उस समय इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद अगर देखा जाए तो दक्षिणापथ, उत्तरापथ के बाद अगर देखा जाए तो दक्षिणापथ की अगर राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी जो थी वो थी आपकी सुवर्णगिरी। ओके, सुवर्णगिरी की बात किया जाए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें इसके बाद जो आपका तीसरा हो जाएगा वो आज आपका हो जाएगा अवंती राष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र की राजधानी के बारे में अगर बात करें तो इसकी राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी थी। ओके, उज्जैनी। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्राची थी। प्राची प्रांत था, या प्राची प्रांत को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं पूर्वीय प्रदेश। पूर्वी प्रदेश की अगर बात किया जाए तो इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी पाटलिपुत्र।
कौन सी थी? पाटलिपुत्र। ओके। इसके बाद जो पांचवा प्रांत था यानी अंतिम जो प्रांत था वो था आपका कलिंग। कलिंग की अगर राजधानी की बात किया जाए तो इसका जो राजधानी था वो आपका था तोसली। ओके, तो ये 5 राज्य थे और ये 5 मौर्य साम्राज्य प्रांत मौर्य जो साम्राज्य था बेसिकली वो 5 प्रांतों में विभाजित था। ओके, और वो अलग अलग प्रांतों के नाम क्या हैं? जैसे उत्तरापथ हो गया, दक्षिणापथ हो गया, अवंती राष्ट्र हो गया, प्राची या पूर्वी प्रदेश हो गया और कलिंग हो गया। इन 5 राष्ट्रों के जो राजधानियाँ उस समय हुआ करती थी वो तक्षशिला हो गई, सुवर्णगिरी हो गई, उज्जैनी हो गई, पाटलिपुत्र हो गया और तोसली हो गया। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि राजा जो अशोक हैं उनके शिलालेखों में उल्लेख किया गया कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी उस समय कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। इसका मतलब है कि उस समय मेन जो यहाँ पे प्रांत था वो कौन सा था? प्राची यानी पूर्वी प्रदेश जो था ये मेन उस समय प्रांत हुआ करता था और इसकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। बाकी जो 4 और राजधानियाँ हैं जैसे उत्तरापथ हो गया, दक्षिणापथ हो गया, अवंती राष्ट्र हो गया या कलिंग हो गया, तो ये 4 राष्ट्र और हो गए। ओके, तो सवाल यही पूछा है कि 5 प्रांत प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा केंद्र नहीं था? तो पहला ऑप्शन कह रहा है तक्षशिला, ऑप्शन बी कह रहा है उज्जैनी, ऑप्शन सी कह रहा है सुवर्णगिरी, ऑप्शन डी कह रहा है इंद्रप्रस्थ। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा वो इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये मौर्यों का राजनीतिक केंद्र उस समय नहीं था। बाकी तक्षशिला आपको दिख रहा है, सुवर्णगिरी भी दिख रहा है आपको, उज्जैनी भी दिख रहा है। ओके, तो यानी ये सारे थे, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है वो उस समय मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक केंद्र नहीं हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? बौद्ध धर्म में, लोकायत में या आजीवक में या इनमें से कोई नहीं? तो बिंदुसार की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिंदुसार कौन था। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य साहब थे यानी जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, यानी मौर्य साम्राज्य के वो संस्थापक थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का ये पुत्र था। क्या था? पुत्र। कौन? बिंदुसार पुत्र था। ओके, और अगर बिंदुसार के बारे में देखा जाए तो बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय का ये अनुयायी था यानी फॉलोवर था। फॉलोवर की बात कर रहा हूँ। ओके, तो आजीवक संप्रदाय की अगर बात किया जाए तो इसकी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? इसके आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक की अगर बात किया जाए किसने इसको मतलब प्रचारित या फैलाया इसको, तो उनका नाम था मक्खली गोशाल। क्या नाम था? मक्खली गोसाल। ओके, ये क्या थे? आजीवक संप्रदाय के बेसिकली प्रवर्तक थे। ओके, और इनका जो मतलब बेसिकली देखा जाए मक्खली गोसाल में जो आजीवक संप्रदाय है इसके मत के अनुसार अगर देखा जाए तो ये संप्रदाय जो है ये नियतिवाद या भाग्यवाद पे विश्वास करता था। यानी इसके अनुसार कोई भी चीज़ जो भी हो रही है ना वो उसका पहले से लिखा हुआ चीज़ है, यानी कुछ भी नया नहीं होने वाला है, ऑलरेडी ऐसी चीज़ें जो पहले से हुई हैं। ओके, तो इस मत को अगर देखा जाए तो इसे नियतिवाद या भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार ये माना जाता है कि संसार की जो प्रत्येक वस्तु है वो भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है, पुरुषार्थ या मानवीय प्रयास का कोई महत्व नहीं होता। अगर इसके अनुसार देखा जाए तो हम जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं बेसिकली ये कहता है कि जिनके नसीब में या जिनके भाग्य में सरकारी नौकरी या सरकारी अधिकारी बनना लिखा है वो बनेगा, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। मेरी बात को आप समझिएगा। ओके, सिंपली अगर देखा जाए तो जब इंसान अपने आप से टूट जाता है तो उस भाग्य पे छोड़ देता है, नियत पे छोड़ देता है कि मेरे भाग्य में ये चीज़ नहीं थी, मेरे नियति में ये नहीं लिखा हुआ था। तो मतलब जब वो डिप्रेशन का शिकार होता है, मतलब बहुत अपने आप को लो फील करता है, तो उस समय उसके माइंड में ऐसी बातें आती हैं। और यही बातें जो है ये आजीवक संप्रदाय का जो है बेसिकली मूल बिंदु था। ओके, तो आप सभी लोग निराश नहीं हुए, मतलब भाग्य में जिनके जो लिखा है वो अगर देखा जाए आजीवक संप्रदाय के अनुसार तो जिनके भाग्य में लिखा है उनको वो मिलेगा। तो आप सभी लोग मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस चीज़ को पाएंगे, उसे हासिल करेंगे, उसे जीतेंगे। ओके, तो इतना भी डिपेंड नहीं हो जाना है भाग्य के ऊपर कि मतलब यही है कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप टोटली भाग्य को ही दोष दें। आप वापस खड़े होइए, वापस मेहनत कीजिए, वापस अपने आप को रीबिल्ड कीजिए और फिर से मेहनत कीजिए। मतलब अगर आज नहीं है एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मेन रीज़न यही है कि आपका कभी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाने वाली है। ओके, तो टोटली आप अपने भाग्य को मतलब दोष नहीं दीजिए, मेहनत कीजिए, जितना हो सके आपकी शरीर जितना आपको मतलब
जवाब जब तक ना दे दे तब तक आप मेहनत करते रहिए कि भाई आज मतलब मुझे 12 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम में एक महीने से भी ज़्यादा समय, मतलब एक महीने भी नहीं बचा है। ऑलरेडी आज 21 है, अगले 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम हाल में अब तक एग्ज़ाम दे चुके होंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के आप मेहनत कीजिए। जिनका अभी एग्ज़ाम में मतलब उतना उनको लो फील हो रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो होगा। आप धीरे धीरे कीजिए। आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचेंगे तो आपको दिक्कत होगी, बहुत कम सोचेंगे तब भी आपको दिक्कत होगी। आप जितना मेहनत कर सकते हैं, आपकी शरीर जितना आपको मतलब मोटिवेट रख सकती है, जितना मेहनत करने के लिए आपको बलवान बना सकती है, आप उतना मेहनत करते चलिए। जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब भाई ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाने वाली है। ओके, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर जो है आजीवक संप्रदाय है, यानी बिंदुसार साहब जो थे वो आजीवक संप्रदाय के फॉलोअर थे। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। ओके, यानी कौन सा, जो 4 ऑप्शन में दे रखा है उनमें से पूछ रहा है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसे देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त की बात कर लिया जाए, या मौर्य सम्राट अशोक की बात कर लिया जाए, या गौतम बुद्ध की बात कर लिया जाए, भगवान महावीर की बात कर लिया जाए। तो भगवान महावीर और गौतम बुद्ध तो नहीं होने वाले। अगर होते तो ये मतलब हम लोग इनके द्वारा जितने भी सवाल इस टॉपिक से आए हैं वो सॉल्व कर रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे वो बेसिकली मौर्य सम्राट अशोक साहब थे। ओके, यानी अशोक को कुछ और नामों से जाना जाता था, जैसे कि देवानाम प्रियदर्शी हो गया। इसके अलावा इनको प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, प्रियदर्शी। ओके, इसके अलावा इनको बुद्ध शाक्य के नाम से भी जाना जाता था। क्या? बुद्ध शाक्य, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे। ओके, तो प्रियदर्शी हो गया, बुद्ध शाक्य हो गया, या देवानाम प्रियदर्शी हो गया, ये सब राजा अशोक के दूसरे नाम थे। ओके, इनका राज्याभिषेक की अगर बात किया जाए, यानी राजा अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, राज्याभिषेक कब हुआ था, ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यूपीपीसीएस में पूछ रखा है। 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि राजा अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। यानी सवाल पूछना चाह रहा है कि राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे, उनका नाम आप बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है सुश्रुत, ऑप्शन बी कह रहा है कश्यप, ऑप्शन सी कह रहा है चरक, ऑप्शन डी कह रहा है पतंजलि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरक। चरक साहब जो हैं वो राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक हुआ करते थे। राजा कनिष्क कौन था? तो ये कुषाण वंश से, या कुषाण राजा था, या कुषाण वंश से संबंधित था, कुषाण राजा था। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये कुषाण राजा था। कहने का मतलब ये है कि कुषाण वंश से ये संबंधित था। ओके, और ये जो वैद्य थे चरक साहब, इन्होंने एक किताब लिखी थी, एक रचना की थी जिसका नाम है चरक संहिता। अगर कभी आपसे सवाल पूछे कि चरक संहिता की रचना किसने की थी, तो नाम में ही ये जाहिर है कि चरक साहब के द्वारा ये लिखा गया होगा। तो चरक संहिता जो है ये एक औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। बेसिकली ये मेडिसिनल वैल्यू को बताता था, यानी मेडिकल की ये किताब है। यानी किससे संबंधित है? तो ये औषधि शास्त्र के ऊपर है, औषधि शास्त्र के ऊपर अगर देखा जाए, ये इस किताब इससे मतलब इस फील्ड से संबंधित है और प्राचीनतम रचना मानी जाती है। यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से संबंधित जितने भी अगर आज के ज़माने में किताब उपलब्ध हैं, अगर सबसे पुरानों में या प्राचीनतम में देखा जाए तो उसमें चरक संहिता आता है। इसकी रचना चरक साहब ने किया है, जो कि एक राजवैद्य थे और बेसिकली ये राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक हुआ करते थे। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ओके, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत, बेसिकली सवाल ये पूछना चाह रहा है कि मौर्य काल में अगर देखा जाए तो नगर पालिका प्रशासन की जो विस्तृत स्थापना का श्रेय जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य साहब को जाता है। यानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य साहब जो हैं वो नगर पालिका प्रशासन के लिए अगर देखा जाए तो बहुत डिटेल्ड में इन्होंने इसके लिए काम किया था। नगर शासन के लिए बेसिकली उस समय एक सभा होती थी जिसका प्रमुख जो है वो नागरक अथवा पुरमुख्य के नाम से जाना जाता था। ओके, और एक इंसान हुआ करते थे जिनका नाम था मेगास्थनीज।
मेगस्थनीज की अगर बात माने तो इन्होंने पाटलिपुत्र के नगर परिषद को 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में उल्लेख किया है। यानी मेगास्थनीज साहब ने एक बात बताई है कि पाटलिपुत्र यानी उस समय का जो पटना था, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी, उस समय वहाँ पे 6 समितियाँ हुआ करती थी। 6 समितियाँ हुआ करती थी और सभी समितियों के काम जो है अलग अलग हुआ करते थे। हर एक समिति में कितने मेंबर हुआ करते थे? 5 मेंबर हर एक समिति में हुआ करते थे उसमें। यानी टोटल अगर देखें तो 30 मेंबर हुआ करते थे टोटल 6 समितियों में। ओके और जो ये 6 समितियां थी, इनके अलग अलग काम थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो पहली समिति थी वो औद्योगिक कलाओं तथा कारीगर का निरीक्षण करती थी। दूसरी जो समिति थी वो विदेशी यात्रियों का भोजन, निवास, चिकित्सा का प्रबंध करती थी। जो तीसरी समिति थी वो जनगणना का हिसाब रखती थी। चौथी समिति जो है वो नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। 5वीं जो समिति है वो उद्योग समिति थी, जो वस्तुओं में मिलावट को रोका करती थी। 6ठी समिति वो है जो कर समिति यानी टैक्स वसूलती थी, जिसका काम क्रय विक्रय की वस्तुओं पर टैक्स लगाना या टैक्स वसूलना था। ओके, तो बेसिकली जो समितियां थी अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो वही आपकी मिनिस्ट्री के रूप में काम करती है। ओके, यानी जो उस समय समितियां हुआ करती थी मौर्य साम्राज्य में, आज के समय में देखा जाए तो वो मिनिस्ट्री के रूप में काम करती थी। जैसे होम मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, तो ये सब हैं मिनिस्ट्रियां हैं, लेकिन इनके काम अलग अलग हैं। अलग अलग क्षेत्र की चीज़ों को ये गवर्न करती हैं। ओके, ठीक उसी तरीके से जैसे मौर्य साम्राज्य में देखा जाए तो वो समितियां हुआ करती थी। ओके, तो इनमें हर एक समितियां में 5 मेंबर हुआ करते थे। और ये बात किसने कही है? तो ये बात बताई है मेगास्थनीज साहब ने। ओके, मेगास्थनीज साहब ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। अभी सवाल आएगा तो मैं आपके उसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? ओके, बौद्ध संगीत की अगर बात किया जाए तो टोटल 4 बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। मैंने आपको बता दिया था एक लिस्ट के माध्यम से। मतलब इसके पिछले लेक्चर में मैंने बौद्ध और जैन से संबंधित सवाल कराए थे, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था। जो पहली समिति थी वो राजगृह में हुआ करती थी। कहाँ पे? राजगृह में हुआ करती थी बेसिकली। और दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। तीसरी जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी वो कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन कहाँ था? तो कुंडल वन वो आपका कश्मीर में था, कुंडल वन। बाकी तीनों जो है बिहार में थे, लेकिन ये चौथी वाली जो बौद्ध संगीति हुई थी ये कुंडल वन में हुई थी ये। और है कहाँ ये पे? तो ये बेसिकली था आपका कश्मीर में। और इस समय जो शासक हुआ करते थे वो कनिष्क हुआ करते थे। और इसका नंबर कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान जो बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी वो नंबर में अगर देखा जाए तो चौथी थी। ओके, पहले की थी वो अजातशत्रु, दूसरे वाले की कालाशोक साहब थे, और जो तीसरी वाली थी उसके अशोक थे। यहाँ पे 5वीं दे रखा है, 5वीं बौद्ध संगीति हुई ही नहीं थी। ओके, तो पाँच हुई ही नहीं थी, तो 5वां तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथी समिति जो है, चौथी बौद्ध संगीत जो आयोजित की गई थी वो कनिष्क के शासन काल के दौरान किया गया था। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? आ गया वो सवाल। अभी मैंने आपको बताया था कि एक किताब लिखी गई थी इंडिका, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? पहला ऑप्शन कह रहा है मेगास्थनीज, दूसरा कह रहा है फायान, तीसरा कह रहा है वेनसांग, चौथा कह रहा है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज साहब ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। इस किताब में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासन के बारे में इसका बहुत ढेर सारा उल्लेख किया गया है। किसके शासनकाल का? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासन के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। ओके, तो विदेशी यात्री जो तीनों ऑप्शन में दे रखा है, जैसे मेगास्थनीज हो गए, फायान साहब हो गए या वेन साहब हो गए, तो सवाल एक आपसे ये पूछ सकता है, मैं यहाँ पे लिस्ट बना दे रहा हूँ इन तीनों के बारे में। ये सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो विदेशी यात्री यानी जो ऑप्शन में दे रखा है विदेशी यात्री, इसके अलावा वो भारत में किस राजा के शासनकाल में आए? भारत में किसके शासन काल में यात्रा की या आए? शासन काल में आए। ओके,
इसके अलावा उन्होंने जो रचनाएं लिखी या कौन सी किताब उन्होंने लिखी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आपसे गलतियां ना हो। जैसे पहला अगर हो जाए तो आपका हो जाएगा मेगास्थनीज, जो कि सवाल में पूछा ही है। ओके, तो ये किसके शासनकाल में आए? अभी मैं बताया कि इंडिका जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यानी उनके प्रशासन के बारे में बहुत डिटेल में बताता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत में आए थे। ओके, इन्होंने जो रचनाएं की थी उसका नाम क्या है? इंडिका, जो कि सवाल में ही पूछा है। पहला वाला तो आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरे की अगर बात किया जाए, जैसे फाहियान साहब जो हैं, फाहियान, ये किसके शासनकाल में आए? तो फाहियान की अगर बात किया जाए तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आए। इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था फू क्यू की। ओके, फू क्यू की। अब ये ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि ये चाइनीज़ थे, यानी ये चाइना से बिलोंग करते थे। जो तीसरा आपका हो जाएगा वो हो जाएंगे वेनसांग की अगर बात किया जाए कि वेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। हर्षवर्धन जो राजा थे उनके समय में ये भारत की यात्रा किए थे। ओके, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है CU की। नाम आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ये चाइनीज़ लोग थे तो ये वहाँ के हिसाब से अपने किताबों का नाम रखे हैं। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इंडिका किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने लिखी है। इंडिका में क्या लिखा गया है? तो इस पुस्तक में बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज साहब जो हैं वो इंडिका लिखे हैं। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता जो है, अभी मैंने कुछ सवाल पहले ही बताया कि कनिष्क के राज दरबारी हुआ करते थे जिनका नाम था चरक। चरक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है चरक संहिता। इसमें अगर देखा जाए तो औषधि चीज़ों के बारे में लिखा गया है। तो ओके, तो बेसिकली वही कह रहा है कि चरक संहिता जो है किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है? नहीं, चिकित्सा से संबंधित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि औषधि से संबंधित हो चाहे चिकित्सा से, बात एक ही है। तो चिकित्सा जो हो जाएगा एक ब्रॉड टर्म हो जाएगा, उसमें औषधियाँ आ जाती हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, और जो ये चरक संहिता जो है ना, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप अंग्रेजी लगा दें। संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी चरक संहिता। ओके, और इसमें अगर देखा जाए तो रोग नाशक या रोग निरोधक जो औषधियाँ हैं उनका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। लिखा किसने है? तो मैंने आपको बता ही दिया कि चरक साहब ने लिखा था, जो कि एक राजवैद्य थे। ये कनिष्क के राज दरबारी चिकित्सक थे, राज दरबार के चिकित्सक थे कनिष्क। ओके, जो कि कुषाण शासक था, यानी कुषाण वंश से ये संबंधित था। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश किस पर निर्भर थी? पहला ऑप्शन कह रहा है कृषि अर्थव्यवस्था पे, दूसरा कह रहा है व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था पे, तीसरा कह रहा है उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था पे, चौथा कह रहा है युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था पे। ओके, तो जो मौर्य शासनकाल हुआ करता था या मौर्य जो अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, वो अगर आप देखेंगे ज़्यादातर वो कृषि पे निर्भर थी, यानी कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में वो हुआ करती थी। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। युद्ध आधारित कोई मतलब ही नहीं है। उद्योग और व्यापार उस समय उतना डेवलप हुआ ही नहीं करते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो बेसिकली उस समय जो थी ज़्यादातर जो जनता थी या ज़्यादातर जो शासनकाल इनका था वो कृषि पे निर्भर था। ओके, यही कारण है कि मौर्य अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्यतः या मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अशोक के अगला सवाल कह रहा है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। ओके, तो जो राजा अशोक साहब थे, इन्होंने अगर देखा जाए तो इनके कई शिलालेख देखने को मिलते हैं, और उसमें लगभग इन्होंने 14 शिलालेखों का इनके बारे में उल्लेख किया गया है। अशोक का जो सबसे बड़ा शिलालेख है वो आपका 13वां नंबर वाला है, यानी 13 जो शिलालेख है वो सबसे बड़ा शिलालेख है अशोक का। ओके, सबसे बड़ा शिलालेख के रूप में जाना जाता है 13। ओके, इसमें देखा जाए तो अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष वाले कलिंग युद्ध का वर्णन आपको देखने को मिलता है। अगर आपसे सवाल ये पूछे कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध का वर्णन,
ओके। कलिंग युद्ध का वर्णन अगर आपसे पूछे कि किस शिलालेख में मिलता है तो आपका आंसर हो जाएगा 13वां, कलिंग युद्ध का वर्णन। ओके। कलिंग युद्ध के बारे में हमें कौन सा शिलालेख अशोक का बताता है, तो 13वें नंबर वाला बताता है, जो कि सबसे बड़ा शिलालेख है अशोक जी के द्वारा जितने भी उनके शिलालेख अगर आपको देखा जाए कि वो स्थापित करवाए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वां। अगले सवाल पे चलते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ओके। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो मैंने अभी 5 लिस्ट आपको बताया था, 5 प्रांत मैंने बताया था। उत्तरा पक्ष, दक्षिणा पथ और कलिंग हो गया, और ये पूर्वी या प्राची। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि जो कलिंग वाला है उसकी जो राजधानी थी वो तोसली थी। ओके। यानी जो 5वें नंबर पे था, आप जाएंगे अगर वो वीडियो को पॉज करके वापस देखेंगे तो वहाँ पे 5वें नंबर पे जो आप कह लीजिए कि प्रांत था जिसका नाम था कलिंग यानी पूर्वी प्रांत, उसकी राजधानी कौन सी थी? तोसली थी। ओके। तो अशोक साहब ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की थी। ओके। तो बेसिकली ये 13वें शिलालेख में मेंशन किया गया है। इसका उल्लेख जो है उनके इसका जो उल्लेख है उनके 13वें शिलालेख में इसका मिलता है। ओके। यह विजय इस विजय के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। ओके। तो जितने फैक्चुअल चीज़ें हैं मैं आपको बताता चल रहा हूँ, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। और ज़्यादातर अगर देखेंगे तो सवाल आपका वही बार बार इधर उधर करके वही पूछे जा रहे हैं। ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? यानी तक्षशिला शहर के बारे में पूछ रहा है। तो तक्षशिला, पहले ये जानिए कि आज के समय में कहाँ पे स्थित है। तो आज के समय में अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में या रावलपिंडी शहर में स्थित है। पाकिस्तान के रावलपिंडी जो शहर है, आज के समय में रावलपिंडी में जो तक्षशिला शहर है, मतलब तक्षशिला जो जगह है वो वहाँ पे स्थित है। ओके। रावलपिंडी में है। आज की अगर मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो ये पाकिस्तान में है। प्राचीन काल में जो गांधार राज्य की राजधानी ये हुआ करती थी, ये गांधार राज्य जो हुआ करता था उसकी ये राजधानी, गांधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ओके। कौन? तक्षशिला राजधानी, गांधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ओके। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तक्षशिला बहुत फेमस था, किसके लिए? एजुकेशन के लिए, यानी शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में विश्वविख्यात रहा है। एक नालंदा, जैसे बिहार में जो नालंदा है उसी हिसाब से तक्षशिला भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, बहुत ज़्यादा शिक्षा के मामले में। ओके। एजुकेशन के फील्ड में तक्षशिला जो शहर है वो आज के सिनेरियो में देखा जाए तो इंडस यानी सिंधु और झेलम के बीच में ये बसा हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल क्या पूछा है कि निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर जो है वो स्थित था? तो सिंधु और झेलम के बीच जो तक्षशिला शहर है वो स्थित था। आज के समय में ये शहर पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है और ये पुराने ज़माने में यानी उस समय ये गांधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और तक्षशिला जो है वो एजुकेशन के बारे में, उस एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस था, जैसे कि आज के समय में अपना नालंदा विश्वविद्यालय हुआ था। ओके। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? पहला, चतुर्थ, 10वां और 13वां। बार बार वही सवाल रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप PYQs को बना के जाइएगा। कम से कम आप PYQs को अगर बना लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बहुत हाई रहेगा। ओके। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 13वां हो जाएगा। 13वां जो कि सबसे बड़ा शिलालेख है अशोक के द्वारा जितने भी शिलालेख का निर्माण या स्थापना करवाया गया है। और टोटल 14 शिलालेख इन्होंने बनवाए थे, उसमें से जो 13वें नंबर का था वो सबसे बड़ा अभिलेख है। और 13वें में ही सम्राट अशोक द्वारा जो कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख है वो 13वें शिलालेख से ही प्राप्त होता है, यानी इसी में उसका उल्लेख किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। वो कह रहा है कि अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष जो है डैश में एक स्तंभ पर था। ओके। अशोक का जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष है वो अगर देखा जाए तो आज के समय में वो सारनाथ में स्थापित है, यानी सारनाथ से लिया गया है। ओके। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सारनाथ हो जाएगा। जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष है वो सारनाथ में स्थापित है और यहाँ मतलब सारनाथ से लिया गया है बेसिकली। और ये किसने बनवाया था? ये अशोक का है। ओके। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा, यानी ये 4 ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य हो गया या समुद्रगुप्त हो गया। इन चारों नामों में 3 नाम उनके थे, एक नाम नहीं है। वही आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा नाम नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि वो व्यक्ति या वो पर्सनालिटी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार था, यानी पॉलिटिकल एडवाइजर थे वो उस समय। आज के समय में ये अंग्रेजी आ जाती है, बट उस समय वो राजनीतिक सलाहकार के रूप में वो चंद्रगुप्त को सलाह दिया करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक सलाहकार थे उनका बहुत ही फेमस नाम है चाणक्य साहब थे। ओके, तो चाणक्य साहब को और नामों से जाना जाता है, जैसे कि कौटिल्य हो गया, या आप कह लीजिए कि विष्णुगुप्त हो गया, यानी इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों नामों से ये जाने जाते थे, जो कि पॉलिटिकल एडवाइजर थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। लेकिन इनका एक नाम नहीं था, वो था आपका समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त जो है इस नाम से वो नहीं जाना करते थे। ओके, कौटिल्य की अगर बात किया जाए, थोड़ा सा कौटिल्य के बारे में समझ लेते हैं, फिर समुद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझते हैं। ओके, तो कौटिल्य के बारे में अगर देखा जाए तो कौटिल्य जो है वो भारतीय राजनीतिक विचारों के जनक माने जाते हैं, यानी इनको भारतीय राजनीतिक विचारों के जनक, भारतीय राजनीतिक विचारों के जनक माने जाते हैं। ओके, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और इनकी इस किताब में अगर देखा जाए तो राजनीतिक, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र की जो प्रामाणिक पुस्तक है बेसिकली, यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की बात कही गई है। ओके, ये कौटिल्य साहब जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे। अगर सवाल आपसे कभी पूछे तो ऑप्शन में चाणक्य रहे, विष्णुगुप्त रहे, कौटिल्य रहे, कोई भी रहेगा, आप उसको टिक कर सकते हैं। ओके, इनको भारत का मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता था। क्या? भारत का मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता था या कहा गया। ओके, भारत का मैकियावेली, और इन्हें भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता था। इन्होंने जो किताब लिखी, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त साहब के बारे में। समुद्रगुप्त साहब के बारे में अगर बात किया जाए तो समुद्रगुप्त जो हैं ये भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अगर सवाल आपसे पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ओके, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। अशोक के ज़्यादातर जितने भी शिलालेख हैं, यानी टोटल मैंने बताया कि 14 शिलालेखों का उल्लेख मिलता है कि अशोक ने 14 शिलालेखों की स्थापना बनवाई, तो उनमें से सभी में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी लिपि ये एक भाषा की लिपि है बेसिकली, तो उसे ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। तो वो सवाल पूछ रहा है कि जो चारों ऑप्शन दे रखा है, सारनाथ, सहबाजगढ़ी और धौली है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन सा वो शिलालेख है जिसमें कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। ओके, तो इनमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सहबाजगढ़ी एंड एक और है मनसेहरा या मानसेहरा। ये दो जो आप कह लीजिए शिलालेख ऐसे हैं जहाँ पे आपको ब्राह्मी लिपि नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या मिलेगा फिर? तो बेसिकली इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्ठी लिपि। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ब्राह्मी लिपि में क्या होता था? ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता था, जैसे आज के समय में लिखा जाता है। लेकिन खरोष्ठी लिपि में क्या होता था कि दाएं से बाएं लिखा जाता था, यानी आज के समय के उल्टा। इसके बाद एक और, जैसे तक्षशिला की बात किया जाए तो तक्षशिला जो शिलालेख था वो आरमाइक लिपि में लिखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें सरेकुना या कंधार अभिलेख जो है वो यूनानी एवं आरमाइक दोनों में लिखा गया है, यानी ये बेसिकली द्विभाषिक है।
ओके, तो शहबाजगढ़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि शहबाजगढ़ी जो है आज के समय में ये पाकिस्तान के मर्दाना ज़िले में एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। ओके, कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। आज के समय में अगर देखा जाए वर्तमान इसकी स्थिति कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के मर्दाना ज़िले में है। ओके, और बेसिकली शहबाजगढ़ी की बात किया जाए तो सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओके, इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, जो कि यही सवाल आपसे पूछा था कि वो कौन सा शिलालेख है जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। ओके, तो आंसर हो जाएगा शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये दोनों आपके लिए ऑप्शन आ सकते हैं, दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ओके, शहबाजगढ़ी एंड मानसेहरा दोनों अगर आपको ऑप्शन में दिखे दोनों टिक कीजिएगा। ये दोनों किस में लिखे गए हैं? तो ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? यानी इन चारों ऑप्शन में से मौर्य कला के बारे में जो सर्वोत्तम आप कह लीजिए कि प्रूफ होता है वो कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बारादरी। मौर्य कला की अगर सर्वोत्तम प्रतिमान की बात किया जाए तो वो स्तंभ के बारे में बात करता है, यानी स्तंभ लेख की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? ओके, इन चार ऑप्शन में अगर देखा जाए कश्मीर हो गया, गुर्जर हो गया, कर्नाटक हो गया, कामरूप हो गया, तो अगर ये पूछ रहा है सवाल कि जब राजा अशोक राज्य करते थे तो उनके साम्राज्य के अधीन इनमें से कौन सा नहीं था? कश्मीर था, बिल्कुल था। गुर्जर था, बिल्कुल था। कर्नाटक था, बिल्कुल था। कामरूप नहीं था। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामरूप। अगर कामरूप क्यों नहीं था? बेसिकली अगर कामरूप क्या था, तो आज जो असम है, असम जो है आज के समय में असम है, असम का पुराना नाम ही था कामरूप। असम का पुराना नाम जो था वो कामरूप था। ओके, असम राज्य जो कि आज नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है, इसी असम राज्य का पुराने में यानी प्राचीन जो नाम था वो कामरूप के नाम से जाना जाता था। ओके, तो कर्नाटक के मास्की अभिलेख की बात कर लीजिए या दतिया के जो गुर्जरा अभिलेख है, उनके अनुसार यह ज्ञात होता है कि अशोक का जो साम्राज्य है वो कर्नाटक से लेकर गुर्जरा तक विस्तृत था। ओके, तो इसमें इनके साम्राज्य में कश्मीर भी शामिल था, इनके साम्राज्य में गुर्जर या गुर्जरा भी शामिल था, इनके साम्राज्य में कर्नाटक भी शामिल था, लेकिन इनके साम्राज्य में कामरूप यानी आधुनिक असम उस समय शामिल नहीं था। किसके साम्राज्य में? अशोक के। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि राजा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। ये सवाल पूछा है तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्राचीन या बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? यानी सवाल पूछ रहा है कि सांची स्तूप जो है, बृहद सांची स्तूप जो है वो किस साम्राज्य या किस काल से संबंधित है? तो पहला कह रहा है कुषाण काल, ऑप्शन बी कह रहा है आपका गुप्त काल, ऑप्शन सी कह रहा है हर्षवर्धन काल, ऑप्शन डी कह रहा है मौर्य काल। तो ये बात मौर्य काल की चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मौर्य काल से बिलोंग करता था, मौर्य काल से संबंधित था। बृहद सांची स्तूप की अगर बात किया जाए तो आज के समय में एक जिला है जिसका नाम है रायसेन जिला जो है वो कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो रायसेन जिले में ही बृहद सांची स्तूप जो है वो स्थित है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। रायसेन जिले का जब मैं ये लेक्चर या सीरीज स्टार्ट कर रहा था बेसिकली, तो जो पहला सवाल था वो भी आपसे पूछा था कि भीमबेटका जो गुफा है या भीमबेटका जो जगह है वो कहाँ पे है, तो वो भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही स्थित था। ओके, ये पॉइंट अगर आप भूल गए होंगे तो प्लीज़ उसको रिकॉल कर रखिएगा, क्योंकि सवाल हो सकता है वापस रिपीट कर जाए। ओके, तो रायसेन जिले में दो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया। पहला ये कि भीमबेटका जो जगह है या भीमबेटका जो गुफा है वो रायसेन जिले में है, और दूसरा मैंने अभी अभी आपको बताया कि बृहद सांची स्तूप जो है वो भी रायसेन जिले में है। ओके, बृहद सांची स्तूप बेसिकली सांची जो जगह है, सांची कहाँ पे स्थित है? तो ये रायसेन जिले में है। ओके, और बृहद सांची स्तूप की अगर बात किया जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। ओके, अशोक साहब जो थे वो इसका निर्माण कराए थे। अगर सांची स्तूप की बात किया जाए तो आज के समय में सबसे बेहतरीन यानी वन ऑफ द लग्जरियस स्तूप के रूप में ये जाना जाता है। इसका निर्माण कब कराया गया था? इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। ये स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। पहला कह रहा है महर्षि जैमिनी, ऑप्शन बी कह रहा है स्वामी रामदेव, ऑप्शन सी कह रहा है महर्षि पतंजलि, ऑप्शन डी कह रहा है महर्षि अरविंद। ओके, तो योग दर्शन की अगर बात किया जाए तो महर्षि पतंजलि साहब जो थे इसके प्रवर्तक हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दर्शन साहित्य में इनके द्वारा यानी महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखे गए 3 ग्रंथ आपको मिलेंगे। उन तीनों ग्रंथों के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला आपका हो जाएगा योग सूत्र, इसके अलावा दूसरा आपका हो जाएगा महाभाष्य, तीसरा आपका हो जाएगा आयुर्वेद ग्रंथ। ओके, ये तीनों ग्रंथ जो हैं ये महर्षि पतंजलि के द्वारा ही रचित हैं या इनके द्वारा लिखे गए हैं। कौन कौन से? योग सूत्र, महाभाष्य, आयुर्वेद ग्रंथ। ये किसके प्रवर्तक थे? तो ये योग दर्शन के प्रवर्तक थे। यानी आज के समय जो योगा होता है ना बेसिकली उनकी शुरुआत महर्षि पतंजलि के द्वारा ही किया गया था, जिसे बाबा रामदेव आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन में वो भी आ गए। ओके, बट वो एक्चुअल में है नहीं। उन्होंने एक कंपनी ब्रांड बना रखा है जिसका नाम है पतंजलि, बट वो महर्षि पतंजलि मतलब बेसिकली वो योगा सिखाते हैं, लेकिन योग दर्शन के वो प्रवर्तक नहीं हैं। वो जिस कंपनी का नाम जिस व्यक्ति या जिस ऋषि पे रखे हैं वही ऋषि इस दर्शन यानी योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है लेकिन बहुत टेक्निकल है। ओके, आप अगर समझ पाएंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे इसको। सवाल क्या कह रहा है, पहले उसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान कीजिए। यानी पहला ऑप्शन कण्व राजवंश है, ऑप्शन बी कह रहा है दास राजवंश, ऑप्शन सी कह रहा है चोल राजवंश, ऑप्शन डी कह रहा है शुंग राजवंश। ओके, तो इन्हीं चारों में से हमें पहचानना है कि जो ये पूरा डिटेल में दे रखा है इतना बड़ा पैराग्राफ, वो किस राजवंश से संबंधित है। तो पहला कह रहा है कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। ओके, ऑप्शन मतलब इसके आगे अगर देखिए तो उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। ओके, उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। इसके बाद कह रहा है कि राजवंश का जो 5वां राजा है वो उस राजवंश का, अगर उस राजवंश को आप जानते हैं तो उसके 5वें राजा का नाम था भागभद्र। ओके, इसके बाद पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया था। तो आपको मैं मोटे तौर पे यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। पहला जो पॉइंट यहाँ से आप छाट सकते हैं, मिल जाएगा अगर ऑप्शन आपको। इसके अलावा आपको यहाँ से मिल सकता है, आपको यहाँ से मिल सकता है। तीनों में से कोई एक जानकारी अगर आपको है तो आप सीधे सवाल पे आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो मेरे लिए तो बहुत आसान ये है कि इसका जो पहला पॉइंट दिया है कि पुष्यमित्र, यानी अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ओके, पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो अगर देखा जाए तो वो शुंग डायनेस्टी से यानी शुंग राजवंश से बिलोंग करते थे। ओके, ये पॉइंट अगर आपको इतना ही पता है तो आप सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे, शुंग राजवंश। ओके, तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी है, शुंग राजवंश है। इसके बाद पुष्यमित्र इस राजवंश के बारे में अगर देखा जाए तो ये कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि राजवंश का 5वां राजा है जो वो भागभद्र है। ओके, इसके अलावा अगर आप यहाँ भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है ये कि पुष्यमित्र जो पतंजलि साहब थे, ये पतंजलि जो है ये पुष्यमित्र शुंग के कह लीजिए कि समकालीन थे, यानी इन्हीं के दरबार में ये रहा करते थे। ओके, कौन? पतंजलि जो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने अभी देखा मैंने 3 रचनाएं की थी। तो जो पतंजलि साहब हैं ये पुष्यमित्र शुंग के दरबारी हुआ करते थे उस समय। ओके, तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पुष्यमित्र जो है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की जो स्थापना की थी उसी से अगर आप लगा पाएंगे तो ये आंसर आप बहुत आसानी से ढूंढ पाएंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मौर्य वंश के अंतिम राजा जो थे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि जो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे जिनका नाम था बृहद्रथ। ओके, इनको एक सेनापति थे जो मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ के उनके सेनापति यानी इन्हीं के सेनापति थे जिनका नाम था पुष्यमित्र। इन्होंने बृहद्रथ को मार करके शुंग डायनेस्टी यानी शुंग वंश की स्थापना किया था। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्राचीन काल के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। सवाल वो वापस आ गया जो पिछले पैराग्राफ में दिया था। ओके,
तो वही है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, क्योंकि उन्हीं के दरबार में रहा करते थे और ये व्याकरणविद के नाम से भी जानते हैं, व्याकरणविद इनका मुख्य काम था। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के दरबारी या समकालीन थे कौन? पतंजलि साहब थे। ओके, पुष्यमित्र शुंग की बात किया जाए तो पिछले वाले पैराग्राफ में ही दे रखा था कि इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया, 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। कौन कराया था? तो ये पुष्यमित्र शुंग साहब ने। ये बात कहाँ से, ये जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? तो ये हमें जानकारी मिलती है अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया और जिन्हें संपन्न कराने का श्रेय जो है वो महर्षि पतंजलि साहब को ही जाता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है पुष्यमित्र शुंग जो है ये, या कह लीजिए कि पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? यानी कुषाण जो हैं बेसिकली इन्होंने एक वंश यानी साम्राज्य स्थापित किया था। इसके एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम था कनिष्क। कनिष्क राजा जो थे वो बेसिकली कुषाण वंश से ही संबंधित थे, यानी कुषाण वंश के शासक थे। और ये पूछ रहा है कि कुषाण मूलतः यानी ओरिजिनली ये कहाँ से थे, इनका परमानेंट रेजिडेंस जो था वो कहाँ का था? पहला ऑप्शन कह रहा है मध्य एशिया, ऑप्शन बी कह रहा है चीनी तुर्किस्तान, ऑप्शन सी कह रहा है तिब्बत, ऑप्शन डी कह रहा है ईरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीनी तुर्किस्तान। इनका जो ओरिजिनल ये निवासी ये वहाँ के हुआ करते थे। बेसिकली अगर देखा जाए जो कुषाण हुआ करते थे वो यूची कबीले से बिलोंग करते थे। यूची कबीला, उस समय जो स्थितियाँ थी, लोग थे वो कबीलों में डिवाइडेड थे। तो यूची जो कबीला था वो बेसिकली कुषाण जो है वो यूची कबीले से बिलोंग करते थे। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक थे मैंने बताया कि कनिष्क हुआ करते थे, जिसने भारत पर शासन किया। पेशावर जिसे पुरुषपुर उस समय कहा जाता था, और मथुरा इसने अपनी राजधानी बनाई। कनिष्क ने उस समय 2 जगहों को राजधानी बनाई, एक तो आपका हो जाएगा पेशावर और दूसरा आपका हो जाएगा मथुरा। ओके, इन दोनों जगहों को अपनी राजधानी बना करके उसने भारत पे राज किया है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीनी तुर्किस्तान मूलतः कुषाण वहाँ के निवासी थे। ओके, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है और आपको बेसिकली ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो ये आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। जो आगे के सवाल होंगे अब हम लोग गुप्ता या गुप्तोत्तर डायनेस्टी से जितने भी एम्पायर से जो सवाल आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये सीरीज ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और बहुत जल्दी इसको मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही फिनिश हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो इसके बचे हुए सवाल हैं, प्राचीन भारत के जो बचे हुए सवाल हैं, यानी अगर अगला लेक्चर में आपको अभी हिंट कर दूं तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य से आने वाला है। तो आप लोग इसको बहुत ही पीसफुली देखिए और इसका जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं सारे पॉइंट को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मेरा यही रीज़न है कि ये अगर PYQs में वापस अगर कमीशन रिपीट कर रहा है तो आपसे गलतियाँ ना हो, मेरा मेन उद्देश्य वही है। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।